क्लास 11th केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट्स है, वो बाद में शुरू कर देंगे, फेस टू फेस पढ़ाएंगे। आज हम शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री, हेडिंग डाल दिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बेटा आपको याद है कि जब डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी करी तो उसने एटम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। उसने ये बताया कि एटम इज द इनडिविजिबल पार्ट, कि एटम को आगे तोड़ नहीं सकते। अल्टीमेट किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते जाओगे और जब वो उसका लास्ट वाला पार्ट बचेगा तो वो कहलाता है हमारे पास एटम। और एटम ही है जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, ये बातें करी। बट एटम के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। लोगों ने कई डिस्कवरीज करी, जैसे मैं पहले बात करता हूं डिस्कवरीज की। पहले हम डिस्कवरीज डिटेल में पढ़ाते थे, अब सिर्फ नाम है। ठीक है, इनकी डिटेल सिलेबस में नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रे से हुई थी। कैथोड रे ट्यूब जो थी उससे डिस्कवरी हुई थी और ये काम करा था जे थॉमसन ने। ठीक है, और E/m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली थी जे थॉमसन ने, और ये आई थी 1.76 इंटू 10 की पावर 11। ये आई थी हमारे पास बाई जे थॉमसन। आपने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये निकाला था हमने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। R.A. मिलिकन। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके बाद हमने डिस्कवरी करी कैनाल रेस की। कैनाल रेस का मतलब हो गया प्रोटॉन, पॉजिटिव थी ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव थी। प्रोटॉन, इसकी डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक। इसकी भी डिटेल है, कैथोड रेस, कैनाल रेस, इसकी भी डिटेल है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर इस बार जोड़ देते हैं ये लोग तो हम इसको भी अलग से करा देंगे। अभी आप इतना ही लिख लीजिए। चलिए, तो सब अब हम पढ़ेंगे मॉडल्स। एटम कैसा होता है, किसी ने देखा तो था नहीं अभी तक, तो लोगों ने अपनी अपनी स्टडीज के हिसाब से, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से एटम के मॉडल देने शुरू करे। उसमें सबसे फेमस जो पहले था, सबसे पहला मॉडल जो हम मान सकते हैं, ये था हमारे पास जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, इस मॉडल में यह बोला गया कि एटम जो होता है वो पूरा का पूरा जो होता है एटम पॉजिटिवली चार्ज। खत्म। कह रहा पूरे एटम पे कितना चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज। इसमें कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज इस तरह से सस्पेंडेड रहता है। तो ये एटम जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स आर सस्पेंडेड। और ये इस तरह से होते हैं कि ओवरऑल एटम जो होता है वो न्यूट्रल माना जाता है। तो ये बात हमने बोली थी प्लम पुडिंग मॉडल में। इसने बोला था ये उसी तरह से है जैसे प्लम नाम का कोई फल था, उस पे ये इनको पुडिंग की तरह लगा दिया जाता है। हम इसको हिंदी वाले में कहते हैं कि वाटरमेलन मॉडल है। कैसे कि उसमें जो रेड वाला पार्ट है, वाटरमेलन को अगर आप काटेंगे उसमें रेड वाला जो पार्ट है वो आपका पॉजिटिव पार्ट मान लीजिए, वो एटम के पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें कहीं कहीं पर इस तरह से बीज जो चिपके हुए होते हैं, इन बीजों को उसने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन है। तो वाटरमेलन मॉडल हो गया। किसी ने इसको हलवे से कंपेयर कर दिया कि भाई जो हमारे पास हलवा बनता है उसमें सारा हलवा वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, उसमें कहीं कहीं पर इलायची के दाने हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह का प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया। बेसिकली आपको इसमें यह समझना है कि इसने एटम को बाना कि पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है प्लम की तरह, और उसमें कहीं कहीं पर पुडिंग की तरह इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं और टोटल एटम आपका न्यूट्रल होता है। ये बात प्लम पुडिंग मॉडल में बोली गई। फिर आगे इसकी डिस्कवरी करी, आगे इसको और पढ़ा गया तो रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया। इसने क्या करा, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, आपने पढ़ा भी होगा और पता भी होगा आपको। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं।
रदरफोर्ड ने बेसिकली गोल्ड की फॉइल ली, जैसे ये है गोल्ड की फॉइल ऐसी, बट उसने ऐसी नहीं ली, क्योंकि अगर हम यहां से इधर जाएंगे तो इसमें हमारे पास एक एटम की लेयर, दूसरे एटम की लेयर, तीसरी तो मोटी है, तो इसने क्या करा, इसको पीटना शुरू करा, पीट पीट करके इसको इतना पतला कर दिया कि ये सिर्फ सिंगल एटम की थिकनेस वाली लेयर बनी गई। इस तरह की गोल्ड फॉइल को उसने यूज करा। वो ये चाहता था कि मेरे पास जो हीलियम के पार्टिकल निकले वो सिर्फ एक ही एटम की लेयर से टकराए, तो उसने गोल्ड की फॉइल को बहुत ज्यादा थिन कर दिया। ठीक है, तो फिर रदरफोर्ड ने एक ये बिल्कुल थिन सी गोल्ड फॉइल ली, ये इस तरह से, और वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल मांग लाया। कहां गया था? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, जिन्होंने रेडियम की डिस्कवरी करी थी, उनसे वो रेडियम मांग लाया। उस मटेरियल की खास बात ये थी कि उस रेडियम के मटेरियल से, ये आप मान लीजिए रेडियम है, इसको इसने लेड के बॉक्स में बंद कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो इस लेड के बॉक्स में रेडियम को उसने बंद कर दिया। ये हमारे पास रेडियम है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उससे हमेशा या लगातार अल्फा, बीटा और गामा रेस निकलती रहती है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे अल्फा रेस की। बेटा अल्फा रेस क्या होता है? हीलियम होता है, ऐसा हीलियम जिसमें +2 चार्ज होता है। इस तरह से हीलियम के न्यूक्लियस को हम बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेस, जो बेसिकली कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो उसने यहां से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा। क्लियर? अब ये अल्फा पार्टिकल इस तरह से मारे गए और इसने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए। कि बात आती है कि इसको कैसे पता लगा? इसको ऐसे पता लगा कि इसने इस गोल्ड फॉइल के चारों ओर एक शीट रख दी और इस शीट पर इसने जिंक सल्फाइड की लेयर चढ़ा दी। अब जिंक सल्फाइड की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस लेयर। इस लेयर की यह खास बात है कि अगर इस पर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ गया तो वो वहां पे निशान छोड़ देता है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकले तो वो यहां पे निशान छोड़ दिया, इसने यहां छोड़ दिया, इसने यहां छोड़ दिया, तो मैक्सिमम निशान उसको इधर ही मिले। इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो ऑब्ट्यूज एंगल कहां से नापेंगे? यहां से, ये वाला एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल पर हल्के हल्के डिफ्लेक्ट हुए, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्के हल्के डिफ्लेक्ट हुए। ऐसे कुछ ऐसे थे जो एक्यूट एंगल पर भी गए इस तरह से, बट जहां गए वहां पे इसने निशान छोड़े इस तरह से। मैक्सिमम निशान इसको इधर मिले। बट इन 10,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा निकला जो सीधा गया और वापस आ गया। ये एक बड़ी बात हो गई इसके साथ कि एक पार्टिकल ऐसा निकला जो सीधा जाकर के वापस टकरा करके आ गया। अब अल्फा पार्टिकल काफी स्पीड से उसने छोड़े थे और उसको इतना आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो गया यार। क्यों? क्योंकि ये उसी तरह से है कि आपने तोप का गोला चलाया और सामने कागज था और कागज से टकरा करके वापस आ गया। क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, बट ये वापस कैसे आ गया? तो उसको बहुत बड़ा शॉक लगा। फिर उसने ये ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल ऑब्ट्यूज और बहुत कम पार्टिकल एक्यूट एंगल, कुछ पार्टिकल ऑब्ट्यूज और कुछ पार्टिकल एक्यूट एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। बट इन सारे पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा निकला जो अपने पाथ को वापस से रिट्रेस कर गया। ये इसके पास ऑब्जर्वेशन थे। अब इससे उसने रिजल्ट क्या निकाला? इसने रिजल्ट ये निकाला कि अगर मैक्सिमम पार्टिकल उधर निकल गए हैं तो रिजल्ट ये निकल गया, ठीक है, ये सब लिखा हुआ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, रिजल्ट क्या निकाला कि अगर ये पार्टिकल सीधे निकल गए हैं तो पहला रिजल्ट ये निकल गया कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, कि एटम खाली पड़ा है, अंदर कुछ है ही नहीं। पहली बात ये माना। और दूसरा ये माना कि अगर ये पार्टिकल यहां से मुड़ रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एटम में कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है। और सिर्फ एक पार्टिकल टकराया, इसका मतलब है वो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा है और वो एक जगह पर है। तो ही सेड कि देयर इज अ पॉजिटिव पार्ट इनसाइड
द एटम कॉल्ड एज, और इसने इसको बोला न्यूक्लियस। और इसने ये बोला कि पूरे एटम का मैक्सिमम पार्ट तो खाली पड़ा है, बहुत छोटे से पार्ट में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिसको इसने क्या बोला, न्यूक्लियस। और तीसरी बात इसने बोली, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये तीन बातें बोली। इसने बोला कि मैक्सिमम पार्ट खाली पड़ा है और पॉजिटिव पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहता है, और ये कैसा है, आपका हेवी पार्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पूरी दुनिया का लाइटेस्ट पार्टिकल है। इसका मतलब है पूरा का पूरा वजन सेंटर में एक पॉजिटिव पार्ट के पास है, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हो, जो कि आपका हेवी पार्ट है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। ये बातें रदरफोर्ड मॉडल में निकल के सामने आई, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, रदरफोर्ड ने। तो ये भी कॉपी के टॉप पर लिख लेना कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, रदरफोर्ड ने। एटम किसने बताया, डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, इतना बात हो गई। अब इस पर क्वेश्चन होने लगे। एक साइंटिस्ट था नील्स बोहर, उसने कुछ बातें इससे पूछी, वो ये नहीं बता पाया। उसने बोला कि आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो बताइए कहां पे घूमता है। वो बोलता है भाई ये नहीं पता। यानी कि रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया। लिमिटेशंस क्या है, रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन की वास्तविक पोजीशन क्या है। तो हम कह रहे हैं, पहला ये है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफाइंड। ये कमी इसमें देखने को मिली। दूसरी बात, इसने जब ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, इसको बना लेना स्क्रीन को पॉज करके। तो इसने बोला कि अगर ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है, कहता है हाँ भाई घूमता है, कि अगर ये घूमता है तो ये चार्ज पार्टिकल जब इस तरह से घूमता है तो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्ज पार्टिकल इस तरह से घूमेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट कर जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ट्वेल्थ में बात करेंगे इसके बारे में, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है कि तो ये अपनी एनर्जी रेडिएट करता है कि हाँ, कि अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसके पास ताकत बचेगी नहीं घूमने की, और न्यूक्लियस इसको लगातार खींच रहा है, तो ये धीरे धीरे घूमता 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर गया तो एटम कहां बचा। ये बात भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये बात तो तय है कि एनर्जी तो रेडिएट करता है, और एनर्जी रेडिएट करता है तो न्यूक्लियस इसको खींच लेगा। सूनर और लेटर इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, बट ऐसा नहीं होता। एटम तो है, तो इसको अगर सही माने तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये भी नहीं बता पाया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम was not explained। ये कमियां कुछ रदरफोर्ड मॉडल में देखी गई। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि इन कमियों को कैसे दूर करा गया। तो इसके बाद आया नील्स बोहर। बेटा नील्स बोहर समझाने से पहले मैं छोटा सा बेसिक आपको करा दूं ताकि वो आपको समझ में आ जाए। तो कहीं पर साइड में हल्का सा बेसिक लिख देना। आपने बेटा ये पढ़ा है कि एक मास दो मास अगर r डिस्टेंस पर रखे हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। याद है आपको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। इसी के बेस पर 12th में एक लॉ और है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर ये r डिस्टेंस पर हैं तो ये भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। इसको बोलते हैं F = K Q1 Q2/r²। और इस K की वैल्यू CGS सिस्टम में 1 होती है। हम केमिस्ट्री में CGS ही फॉलो करते हैं। MK सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बट CGS में इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ओके। तीसरी बात ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर कितना होता है बेटा, क्या होता है, प्रोटॉन। अगर एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +e, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹। और किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या
उसका एटॉमिक नंबर होता है यानी कि जेड प्रोटॉन है। अगर एक प्रोटॉन है तो चार्ज हो गया प्लस ई, और अगर जेड प्रोटॉन है तो कितना चार्ज हो गया जेड ई। ये चार्ज होता है ऑन न्यूक्लियस। ये 3-4 बातें आप लिख लीजिए साइड में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बोहर्स मॉडल। यहीं से हमारा मेन चैप्टर शुरू होगा। तो लिखिए बोहर्स मॉडल। ये वही आदमी था जिसने रदरफोर्ड की जिंदगी खराब कर दी। ओके, सबसे पहली बात इसने ये बोला कि अगर आपके पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze, ठीक है, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। सही बात है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसमें कोई ना कोई स्पीड है, और स्पीड की वजह से इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर ये r डिस्टेंस पर है। ठीक है, कि अगर आप कहते हैं कि ये स्पीड की वजह से बाहर की तरफ धक्का मिलना चाहिए तो इसको सेंटर की तरफ भी खींचने वाला चाहिए, जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहोगे। तो कहता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंटर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स यानी कि कूलम फोर्स लगता है, जो इसको इसमें चारों ओर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यानी कि K Q1 Q2, अगर मैं इसको बोल दूं Q1 है, इसको मैं Q2 बोल दूं, अपॉन R स्क्वायर विल बैलेंस mv स्क्वायर बाई r, राइट। अब देखिए K की वैल्यू तो आप लिख देंगे 1, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में हम इसको 1 मानते हैं। Q1 कितना है Ze, ये कितना है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर दैट इज mv स्क्वायर बाई r। तो ओवरऑल इसने ये बताया कि mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू Ze स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब इस पर पहली इसकी पोस्टुलेट हो गई कि when electrons revolve around the nucleus it experiences a centrifugal force which is balanced by the Coulomb force, or you can say कि when electrons revolve around the nucleus they require a centripetal force and the centripetal force is provided by the Coulomb force between the electron and the nucleus। तो ये इसकी पहली पोस्टुलेट थी कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है Coulomb फोर्स। चलिए सेकंड जो इसने बात करी थी कि शेल क्या होता है, ऑर्बिट कहां होता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां होती है, इसने वहां बात करी। इसने क्या बोला कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन जो घूमता है तो इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त इसका एंगुलर मोमेंटम, अब बात आती है कि सर ये क्या चीज है, मैं बताता हूं। आपने मोमेंटम पढ़ा है, मोमेंटम क्या होता है, अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जाती है तो उसमें मोमेंटम आता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसी तरह से अगर कोई चीज सीधे नहीं जाकर के घूम रही है तो उसमें घूमने का मोमेंटम होता है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो उस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। नील्स बोहर ने जब इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाला तो उसने ये बोला कि ये जो एंगुलर मोमेंटम मैं निकाल रहा हूं ये h/2π आ रहा है। इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला तो इसने बोला कि मेरा एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है h/2π, कि h क्या है, h है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। कि ठीक है, तो बताओ दिक्कत क्या है, कि यार दिक्कत ये है कि अगर मैं एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो उसकी वैल्यू आ रही है 2h/2π। कि ठीक है, कि तीसरे का निकाला, कि अगर मैं तीसरे का निकालूं तो ये आ रहा है 3h/2π। कि ठीक है, कि बता दिक्कत क्या है, कि दिक्कत ये है कि मेरे पास कभी भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1.5 नहीं है, हमेशा या तो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। यानी कि उसने ये रिजल्ट निकाला कि दूसरे और तीसरे शेल की बात करो तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। आप बोलो कि यहां भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2.5h/2π एंगुलर मोमेंटम के साथ, वो बोलता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना 1.5 हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूम सकता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम रहा है, यहां घूम रहा है, यहां एक, यहां एक, यहां नहीं।
सिर्फ ये उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी n टाइम्स ऑफ h/2π और here n शुड बी 1 2 3 4 5 इस तरह। और यहीं पर हम बोलेंगे n = 1 होगा फर्स्ट शेल के लिए, ये होगा हमारे पास सेकंड शेल, ये होगा थर्ड शेल, ये होगा फोर्थ शेल, इस तरह से। तो यहां से हमारे पास दूसरी पोस्टुलेट सामने आई, वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर भी लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच देयर एंगुलर मोमेंटम ब्रैकेट में लिखे mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। हियर h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.26 into 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। और तीसरी बात जो इस मॉडल में बोली गई वो ये बोली गई कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में घूमता है तो ना ये अपनी एनर्जी को लूज करता है, ना ही ये अपनी एनर्जी को एक्सेप्ट करता है। कब तक? जब तक ये इस शेल में है, यहां पर। इसीलिए इस शेल को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर शेल, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, इसलिए इसको हम साथ में एक और नाम दे सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट। तो लिख लीजिए इसको, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, as long as electron is revolving in an orbit, it neither loses nor gains energy. Means energy of an orbit remain fixed. Hence they are called as stationary state or energy levels. ठीक है। और चौथी बात जो इसमें बोली गई वो ये बोली कि इलेक्ट्रॉन ऑर्डिनरी जब भी किसी शेल में घूमता है तो इसी शेल में रहता है। कब तक इस शेल में रहेगा? जब तक इसको कोई एनर्जी ना दे दे। कि सर अभी तो आप कहते हो एनर्जी लूज नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। बेटा ये नहीं लूज कर रहा ना, अगर मैंने जबरदस्ती बाहर से इसको एनर्जी दे दी तो ये अपना शेल छोड़ देगा और ऊपर वाले शेल में जंप कर जाएगा। बट ये ओरिजिनली ये अपनी ही एनर्जी में घूमता रहेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने ही घर में रहे, और उसके घर को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। लिखिए इस बात को भी, ऑर्डिनरली लिखिए, ऑर्डिनरी एन इलेक्ट्रॉन continue to move in a particular stationary state without losing any energy. This state या this energy level is called as ground state. ठीक है। Okay. अब चाहे तो एक पांचवी बात और लिख सकते हैं कि when an external energy is given to the electron, when an energy is given to the electron, it can jump to the higher energy level. तो ये बात बोहर ने बोली थी। तो अब मैं पढ़नी है बोहर्स कैलकुलेशन, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपसे इतना है, एनसीईआरटी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, नोट्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है बेटा, टेक केयर।